तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2026 के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है एक ललित निबंध है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ललित निबंध जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न में है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो प्यारे साथियों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है आवक होकर अपनों से बातचीत करना, आवक होकर अपनों से बातचीत करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। तो प्यारे साथियों, 3 नंबर प्रश्न में है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है प्रवाहपूर्ण भाषा, है ना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रवाहपूर्ण भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो प्यारे साथियों, 4 नंबर प्रश्न में है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने जो है कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो ये जो है हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। तो प्यारे साथियों, 5 नंबर प्रश्न में है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून, कब हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर। तो प्यारे साथियों, 6 नंबर प्रश्न में है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो कौन है। तो जे बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये जितने सारे मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग ज़रूर अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न में है तो 7 नंबर प्रश्न में है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली समझाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 8 नंबर प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है नादी पाठ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो प्यारे साथियों, 9 नंबर प्रश्न में है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, है ना। रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक जो है मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो प्यारे साथियों, 10 नंबर प्रश्न में है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह मत जो है एडिसन का है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, एडिसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न में है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो प्यारे साथियों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तो प्यारे साथियों, 12 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो प्यारे साथियों, 13 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह के गांव का नाम है। लहना सिंह के गांव का नाम है। तो प्यारे साथियों, लहना सिंह के गांव का नाम है माझे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो प्यारे साथियों, 14 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह किस पद पे था। तो प्यारे साथियों, लहना सिंह जो किस पद पे था। तो जमादार के। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जमादार के पद पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो प्यारे साथियों, 15 नंबर प्रश्न में है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77 यानी कि 77। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो प्यारे साथियों, 16 नंबर प्रश्न में है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो प्यारे साथियों, 17 नंबर प्रश्न में है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था।
तो प्यारे साथियों गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जयपुर में। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर, जो कि राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। तो प्यारे साथियों 18 नंबर प्रश्न में है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो प्यारे साथियों 19 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वो किसकी गोद में हुई थी, तो वाजीरा सिंह की। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, वाजीरा सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। तो प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में है कि प्लूटन का विदूषक कौन था। तो प्लूटन का विदूषक कौन था, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वाजीरा सिंह, जो कि प्लूटन का विदूषक था। तो प्यारे साथियों अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न में है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो बोधा सिंह नाम था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर। तो प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, है ना। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो कब दी गई थी, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998 में दी गई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न में है कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है वो किसकी रचना है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न में है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है। माटी की मूर्ति जो है रचना किसकी है, तो यह है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो प्यारे साथियों 26 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है लोकनायक से नाम से याद करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है लोकनायक से याद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। तो प्यारे साथियों 27 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, है ना। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, पटना में, जो कि 5 जून 1974 को दिया था। पटना में 5 जून 1974 को दिया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर। तो प्यारे साथियों 28 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। संपूर्ण क्रांति जो है वो किसकी देन है, तो जयप्रकाश नारायण की देन है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। संपूर्ण क्रांति पाठ में जो दिया गया भाषण है वो किसका है, तो जयप्रकाश नारायण का है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर। तो प्यारे साथियों 30 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो प्यारे साथियों जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा में हुआ था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अभी तक हमने 30 प्रश्न जो है कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1974 में। तो प्यारे साथियों संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर। तो प्यारे साथियों 32 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्टा किसके हाथों में है। तो प्यारे साथियों जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की जो अविष्टा है वो किसके हाथों में है, तो नई पीढ़ी के हाथ में है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर। तो प्यारे साथियों 33 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था।
तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो प्यारे साथियों, दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी तो 1925 में हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 35 नंबर। तो प्यारे साथियों, 35 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं। तो अर्धनारीश्वर लेखक पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो अर्धनारीश्वर। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वो बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिले में। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दिनकर जी की जन्म जो बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ये अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नारी और पुरुष दोनों के। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 39 नंबर। तो 39 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी एक भावना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर जो है शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो ये कल्पित रूप है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, कल्पित। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, यह किसका कथन है। तो प्यारे साथियों, ये जो है प्रेमचंद्र का कथन है। किसका है, प्रेमचंद्र का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रेमचंद्र का, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न में है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है ना। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है, तो राक्षसी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, राक्षसी। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर है। तो प्यारे साथियों, 43 नंबर प्रश्न में है कि आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आगे जी की जो पहली कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो पत्रिका सेवा में, है ना। पत्रिका सेवा में आगे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 44 नंबर। तो प्यारे साथियों, 44 नंबर प्रश्न में है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जो है वो कौन सा फल लेकर आया था, तो आम लेके आया था। महेश्वर आम लेके आया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, आम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर। तो प्यारे साथियों, 45 नंबर प्रश्न में है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। रोज कहानी का जो है कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर, है ना। रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, तो महेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। तो प्यारे साथियों, 46 नंबर प्रश्न में है कि आगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, है ना। आगे जी ने जो है कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष, है ना। आगे जी 10 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। तो प्यारे साथियों, 47 नंबर प्रश्न में है कि मालती का पति क्या है। मालती का पति जो है क्या है। तो प्यारे साथियों, मालती का जो पति है डॉक्टर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष बाद, है ना। लेखक 4 वर्ष बाद जो है मालती से मिलने आया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 49 नंबर। तो प्यारे साथियों, 49 नंबर प्रश्न में है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे। मालती के जो पति थे वो किस बीमारी का ऑपरेशन कराकर आए थे, तो ग्रैगिन बीमारी का ऑपरेशन कराकर आए थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मालती के पति जो है ग्रैगिन बीमारी का ऑपरेशन कराकर आए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर प्रश्न में है कि मालती के पति का नाम क्या था। मालती के जो पति का नाम था वो क्या था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेश्वर, जो कि मालती के पति का नाम था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था।
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा जो है कौन सा पुरस्कार मिला था आगे जी को? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है आगे जी को मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रेगिन इनमें से किससे संबंध है? ग्रेगिन जो है इनमें से किससे संबंध है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमारी से, है ना, बीमारी से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। तो प्यारे साथी वो 53 नंबर प्रश्न में है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में जो है अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर रिश्ते का भाई आता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालती के दूर रिश्ते का भाई जो कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11, है ना। रोज कहानी 11 घंटों की खरकन के साथ समाप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 55 नंबर। तो प्यारे साथियों 55 नंबर प्रश्न में है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादक करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो किस पत्रिका का संपादक करते थे? तो ये जो है प्रताप पत्रिका का जो है संपादक करते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। तो प्यारे साथियों 56 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, है ना। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये जो फेंका था ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, है ना। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि प्रताप के संस्थापक एवं संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। तो प्यारे साथियों 58 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 का हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। चलिए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, भगत सिंह के चाचा का नाम था तो अजीत सिंह था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये जो है भगत सिंह का लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 61 नंबर। तो 61 नंबर प्रश्न में है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका जो है वो कहाँ से निकलती थी? तो कलकत्ता से। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 62 नंबर। तो प्यारे साथियों 62 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? भगत सिंह जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप से। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 63 नंबर। तो प्यारे साथियों 63 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह को फांसी दी गई, है ना। भगत सिंह को फांसी दी गई। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर है। तो 64 नंबर प्रश्न में है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। तो प्यारे साथियों 65 नंबर प्रश्न में है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 66 नंबर। तो 66 नंबर प्रश्न में है कि एक लेख और एक पत्र में के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। ये प्रश्न शायद 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 67 नंबर। तो 67 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष में। कब हुआ था? 12 वर्ष में जो कि क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह का जो है कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। भगत सिंह का जो है महात्मा गांधी तथा कांग्रेस से जो मोह भंग 1921 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 69 नंबर। तो 69 नंबर प्रश्न में है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या थे?
तो एक नाटककार थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटककार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर प्रश्न में है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। अंग्रेज ठेकेदारों ने जो है किस खेती का जो है विस्तार किया था, तो नील की खेती का। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। तो 71 नंबर प्रश्न में है कि धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, है ना। धागरों को जो है नील के खेती के सिलसिले में कब लाया गया, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर। तो 72 नंबर प्रश्न में है कि पुंडलिकू जी कौन थे। पुंडलिकू जी कौन थे, तो पुंडलिकू जी कौन थे, तो एक शिक्षक थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक शिक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 73 नंबर। तो प्यारे साथियों 73 नंबर प्रश्न में है कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई। तो ओ सदानीरा जो है निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखे गए, तो चंपारण पर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 74 नंबर। तो प्यारे साथियों 74 नंबर प्रश्न में है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में जो है बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का काटना। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगलों का काटना, जो कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 75 नंबर। तो प्यारे साथियों 75 नंबर प्रश्न में है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह के जो है किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर। तो प्यारे साथियों 76 नंबर प्रश्न में है कि चंपारणु धागर कहाँ से आए। चंपारणु धागर जो है वो कहाँ से आए, तो ये जो आए थे छोटा नागपुर से आए थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 77 नंबर। तो प्यारे साथियों 77 नंबर प्रश्न में है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी जो है चंपारण में कब आए, तो अप्रैल 1917 को आए थे, है ना, अप्रैल 1917 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। तो प्यारे साथियों 78 नंबर प्रश्न में है कि 3 कठिया प्रथा का संबंध है। 3 कठिया प्रथा का जो संबंध है किससे है, तो नील से, है ना, नील से। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 79 नंबर। तो 79 नंबर प्रश्न में है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है ना। पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है, तो ये जो जाती है कहाँ तक जाती है, तो भिकनाथोड़ी तक। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिकनाथोड़ी तक, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 80 नंबर। तो प्यारे साथियों 80 नंबर प्रश्न में है कि बराज कहाँ बन रहा था। बराज जो है वो कहाँ बन रहा था, तो प्यारे साथियों बराज जो बन रहा था भैंसा लोटन में, है ना, भैंसा लोटन में बन रहा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, भैंसा लोटन। आपका अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का अभिवार्य कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जो अभिवार्य हुआ था वो कब हुआ था, तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले, है ना। गौतम बुद्ध का अभिवार्य 2500 वर्ष पहले हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 82 नंबर। तो प्यारे साथियों 82 नंबर प्रश्न है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा हरि सिंह देव को जो है किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 83 नंबर। तो प्यारे साथियों 83 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को, है ना, 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 84 नंबर। तो 84 नंबर प्रश्न में है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। इनमें से कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानवर। और जानवर जो कि मोहन राकेश की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 85 नंबर। तो 85 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है ना। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो वर्मा देश में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्मा देश में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी जो शीर्षक है क्या है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश एकांकी के शीर्षक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 87 नंबर। तो प्यारे साथियों 87 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है, तो विसनदेई, है ना, विसनदेई जो कि सिपाही की माँ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 88 नंबर। तो प्यारे साथियों 88 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो ये जो है पड़ोसिन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती एक पड़ोसिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 89 नंबर। तो प्यारे साथियों 89 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी
के आने की भविष्यवाणी करती है। मुन्नी जो है किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, तो मंगलवार को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगलवार को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर देखते हैं। तो 90 नंबर प्रश्न में है कि किसकी माँ पागल हो गई है, किसकी माँ जो है पागल हो गई है, तो सिपाही की। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही की माँ पागल हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 91 नंबर। तो 91 नंबर प्रश्न में है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, मुन्नी की उम्र जो है कितनी हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। तो प्यारे साथियों 92 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसिन कौन है, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसिन कौन है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंती, जो कि विष्णु की पड़ोसिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। तो 93 नंबर प्रश्न में है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे जो है चिट्ठी के लिए जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 94 नंबर। तो 94 नंबर प्रश्न में है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो मुन्नी जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मुन्नी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। तो 95 नंबर प्रश्न में है कि मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगती है, मानक जो है विष्णु से दूध की जगह क्या मांगती है, तो पानी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, ईसाई हसाई लड़कियां जो है विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, तो चावल और दाल। क्या मांगती है, चावल और दाल। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, चावल और दाल, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 97 नंबर। तो 97 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है प्रगीत और समाज। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 98 नंबर। तो प्यारे साथियों 98 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 99 नंबर। तो 99 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह ने जो है बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, BH यूनिवर्सिटी से। कहाँ किया था, तो BH यूनिवर्सिटी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 100 नंबर। तो 100 नंबर प्रश्न में है कि प्रगीत कैसा काव्य, प्रगीत कैसा काव्य है, तो प्रगीत जो है एक प्रबंध काव्य है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रबंध काव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 101 नंबर। तो 101 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, कौन सी पुस्तक जो है वो नामवर सिंह की नहीं है। तो प्यारे साथियों 30 जो है वो नामवर सिंह की नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 102 नंबर। तो 102 नंबर प्रश्न में है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, राम की शक्ति पूजा जो है वो किसकी कविता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, निराला की, है ना, निराला की कविता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 103 नंबर। तो 103 नंबर प्रश्न में है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। तो साथियों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैप्टर 1 से 9 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, सारे चैप्टर का वीडियो पहले से बना हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।